हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिस्पिरेशन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट, रिस्पिरेशन को श्वसन भी कहा जाता है। अब रिस्पिरेशन या श्वसन में जो पहला स्टेप है उसको ब्रीथिंग कहते हैं। ब्रीथिंग मीन्स क्या होता है? वैसे तो ब्रीथिंग के टू पार्ट्स होते हैं। ब्रीथिंग मीन्स क्या है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू द रेस्पिरेटरी सरफेस इज कॉल्ड एज ब्रीथिंग। यानी कि जब कोई भी जीवधारी, चाहे मनुष्य हो चाहे एनिमल हो, वो वातावरण से क्या करता है, सांस लेता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर रिमूव कर देता है। तो इस प्रोसेस को ही ब्रीथिंग कहा जाता है। ब्रीथिंग में टू स्टेप होते हैं, जैसा कि पहला इंस्पायरेशन है और दूसरा एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन को अंतः श्वसन कहा जाता है और एक्सपायरेशन को बाह्य श्वसन कहते हैं। अब अंतः श्वसन में क्या होता है कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एनिमल क्या है या मनुष्य वातावरण से ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। तो ये प्रोसेस क्या है? एक एक्टिव प्रोसेस है। अब बात करेंगे जैसा कि एक्सपायरेशन की। एक्सपायरेशन मीन्स होता है कि अपने शरीर से जब कोई ह्यूमन बींग्स कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर रिमूव करता है, तो इस प्रोसेस या प्रक्रिया को एक्सपायरेशन कहा जाता है। अब ये जो रिस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो किसके द्वारा होता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन के द्वारा संपन्न होता है। तो ह्यूमन में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। तो इसमें देखते हैं जैसा कि ये तो लंग्स हैं, राइट एंड लेफ्ट लंग्स, और ये क्या है? ट्रेकिया है। ट्रेकिया को बाइंड पाइपिया ट्यूब कहते हैं। जैसा कि ये लैरिंग्स है, इसको लैरिंग्स को साउंड बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये बात करते हैं, ट्रेकिया जो है आगे चलकर दो भागों में डिवाइड हो जाता है, जिसको ब्रोंकाई के नाम से जाना जाता है। और ये ब्रोंकाई जो है आगे चलकर क्या है? ब्रेंकियोल्स में डिवाइड हो जाते हैं। अब इसमें क्या है? इसमें ब्रेंकियोल्स जो होते हैं, ब्रेंकियोल्स आगे चलकर लंग्स एल्वियोलाई में मॉडिफाई हो जाते हैं कि ब्रेंकियोल्स में एल्वियोलाई पाए जाते हैं। लंग्स एल्वियोलाई क्या होते हैं? नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट, यानी कि लंग्स में पाए जाने वाले छोटे छोटे यूनिट्स जिनको एल्वियोलाई कहा जाता है और जो श्वसन क्रिया में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से ये लंग्स या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। इनका डिटेल स्टडी जो है हम अगले वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। आज हम कुछ स्पेशल टॉपिक जैसा कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन पर बात करेंगे। अब इसमें क्या है कि ब्रीथिंग रेट है। ब्रीथिंग रेट का मतलब होता है कि जब कोई ह्यूमन बीइंग एक मिनट में जितनी बार सांस लेता है, यानी कि एक मिनट में जितने बार रेस्पिरेशन करता है, उसको ही ब्रीथिंग रेट कहा जाता है। नॉर्मल कंडीशन में कोई भी मनुष्य 16 से 18 बार रेस्पिरेशन करता है और एक न्यू बॉर्न चाइल्ड 32 टाइम्स पर मिनट, यानी कि एक मिनट में 32 बार सांस लेता है। तो इस तरीके से क्या है, जो ब्रीथिंग रेट है या जो रेस्पिरेटरी रेट है वो किसके अकॉर्डिंग कैसा होता है? जैसे कि अकॉर्डिंग टू बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉडी टेम्परेचर, यानी कि यदि बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेस्पिरेटरी रेट या ब्रीथिंग रेट भी बढ़ जाता है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? बॉडी साइज, यानी कि ब्रीथिंग रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉडी साइज। जैसे कोई एनिमल बड़ा है, विशाल का, जैसे ब्लू व्हेल या एलिफेंट, तो इनका जो ब्रीथिंग रेट है वो कम होगा। और यदि कोई एनिमल छोटा है जैसे रैट या रैबिट, तो उसका ब्रीथिंग रेट ज्यादा होगा, क्योंकि ये बॉडी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अपोजिट होता है। अब बात करते हैं इंस्पायरेशन क्या है। स्पेशली इंस्पायरेशन का डिफिनीशन क्या है? यानी कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू द रेस्पिरेटरी सरफेस इज कॉल्ड एज इंस्पायरेशन। और इंस्पायरेशन इज द, हमने बताया कि इंस्पायरेशन इज द एक्टिव प्रोसेस। अब एक्सपायरेशन का डिफिनीशन क्या है? इसमें क्या होता है कि आउटपुट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इंस्पायरेटरी सरफेस टू द एक्सटर्नल मीडियम इज कॉल्ड एज एक्सपायरेशन। तो इसको इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कहा जाता है, यानी कि अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन। और इसको हिंदी में कह सकते हैं कि बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन गैस का ग्रहण करना ही अंतः श्वसन कहलाता है, और अंदर से यानी कि बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना, बाहर निकालना, बाह्य श्वसन या एक्सपायरेशन कहलाता है। अब हम बात करेंगे रिस्पायरेशन की। रिस्पायरेशन क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन बॉडी,
यानी कि बॉडी और वातावरण से जो गैसों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है, उसी को रिस्पायरेशन कहा जाता है। यानी कि जब कोई भी एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो चाहे अदर एनिमल हो, जब क्या करता है, वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, बॉडी के अंदर लेता है और अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एटमॉस्फेयर में रिमूव कर देता है, तो इस प्रोसेस या प्रक्रिया को ही रिस्पायरेशन कहा जाता है। अब बात करते हैं रिस्पायरेशन में क्या है। रिस्पायरेशन में मोस्टली फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और एनिमल को एनर्जी प्राप्त होती है और वो एनर्जी एनिमल को एटीपी के रूप में मिलती है। तो अब बात करेंगे रिस्पायरेशन जो होता है वो कितने टाइप का होता है। तो रिस्पायरेशन मोस्टली 2 टाइप का होता है, जैसा कि एनारोबिक रिस्पायरेशन और एरोबिक रिस्पायरेशन। अब हम बात करेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन की। एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है, या टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एनारोबिक रिस्पायरेशन इज टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यह रिस्पायरेशन जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज टेक प्लेस, यानी कि इसमें ग्लूकोज या फूड का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि फूड या ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। और इसमें आगे क्या है, इसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज फॉर्म, यानी कि इसमें जो ऊर्जा बनती है वो बहुत ही कम बनती है। लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज फॉर्म। अगला स्टेप में क्या है कि इसमें एंड प्रोडक्ट इज लैक्टिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल। इसमें जो एंड प्रोडक्ट है एनारोबिक रिस्पायरेशन का, जो अंतिम उत्पाद है वो इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड है। लेकिन ये इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड बनता किसमें है, तो जो एनारोबिक रिस्पायरेशन है वो किसमें पाया जाता है, बैक्टीरिया में होता है, मसल्स में होता है और ईस्ट सेल में पाया जाता है। इसमें क्या है कि नेट गेन ऑफ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स, इस एरोबिक रिस्पायरेशन में जो नेट गेन ऑफ एटीपी है, इसमें 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स का लाभ होता है, यानी कि 2 एटीपी प्राप्त होते हैं। और इसमें जो क्रिया है, एटीपी फॉर्मेशन की जो क्रिया है वो ग्लाइकोलिसिस क्रिया होती है, जो साइटोप्लाज्म में होती है। और इस ग्लाइकोलिसिस क्रिया के फलस्वरूप एनिमल्स को 2 एटीपी मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं, इसीलिए एनिमल्स को क्या है, कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। अब बात करेंगे कि इसमें जो है लैक्टिक एसिड कहाँ बनता है, तो इन बैक्टीरिया एंड मसल्स एंड प्रोडक्ट इज लैक्टिक एसिड, मतलब बैक्टीरिया और मसल में जो एंड प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है एनारोबिक रिस्पायरेशन के द्वारा, वो क्या है, वो लैक्टिक एसिड है। जैसे जब कोई मनुष्य एक्सरसाइज करता है, हार्डवर्क करता है, तो उसके मसल्स में पेन होता है क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होने लगता है। तब उस कंडीशन में क्या है, एनारोबिक रिस्पायरेशन होने लगता है। तो इसलिए क्या है, इसका जो अंतिम प्रोडक्ट है वो लैक्टिक एसिड है। और इन ईस्ट सेल में, ईस्ट कोशिका में क्या है, एंड प्रोडक्ट क्या है, इथाइल अल्कोहल है। तो ईस्ट कोशिकाओं में जब एनारोबिक रिस्पायरेशन की क्रिया होती है तब वहां पर इथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रोसेस में क्या है, कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। और एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या है, एक फर्मेंटेशन प्रोसेस भी है, यानी कि फर्मेंटेशन को भी एनारोबिक रिस्पायरेशन कहा जाता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये एनारोबिक रिस्पायरेशन कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन की। एरोबिक मीन्स होता है ऑक्सीजन, यानी कि ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में होता है, उसी को एरोबिक रिस्पायरेशन कहा जाता है। जैसा कि इट इज टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यह जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज टेक प्लेस, यानी कि इसमें ग्लूकोज या फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। और इसके फलस्वरूप में क्या प्राप्त होता है, इन प्रोडक्ट में मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। और एनर्जी के फॉर्म में क्या है कि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज फॉर्म, क्योंकि एरोबिक ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जो एनर्जी है वो लार्ज अमाउंट में प्राप्त होती है, क्योंकि वहां पर एनारोबिक में क्या है, ओनली 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन एरोबिक में क्या है 38 एटीपी मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। इसलिए एनारोबिक की अपेक्षा एरोबिक में अधिक ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब देखते हैं कि नेट गेन ऑफ 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स विच कम फ्रॉम क्रेब्स साइकिल, क्योंकि इसमें जो एरोबिक रिस्पायरेशन की जो क्रिया है वो क्रेब्स साइकिल के माध्यम से होती है और उसमें 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं। ऑक्सीजन में क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस एंड मैक्सिमम, यानी कि 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, जिससे क्या एनिमल को अधिक ऊर्जा प्राप्त
होती है। इस प्रकार से ये एरोबिक और एनारोबिक रिस्पिरेशन कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे कुछ स्पेशल रिस्पिरेटरी ऑर्गन की। जैसे कि मनुष्य में रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है लंग्स रिस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करते हैं, लेकिन कुछ अदर एनिमल्स में अलग अलग प्रकार के रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स में क्या है, ये नेरिस है। नेरिस एनिमल में क्या है, इसमें पैरापोडिया के द्वारा रिस्पिरेशन की क्रिया संपन्न होती है। अब देखते हैं कि प्राण और लिमुलस में जो क्रस्टेशिया के एनिमल हैं उसमें क्या है, बुक गिल्स के द्वारा रिस्पिरेशन की क्रिया होती है। ये इनके रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। और जैसा कि स्पाइडर और स्कॉर्पियन में जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन है वो बुक लंग्स के रूप में पाए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कभी कभी एग्जाम में आता भी है, पूछा जाता है कि बुक लंग्स के द्वारा किस में रिस्पिरेशन होता है। तो स्पाइडर या स्कॉर्पियन में बुक लंग्स ही रिस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करते हैं। इसमें क्या अंत में क्या है, मोलस्का में जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन है वो गिल्स या टिनिडिया है। तो इनमें गिल्स या टिनिडिया के द्वारा ही रिस्पिरेशन की क्रिया संपन्न होती है। अब हम देखते हैं कि रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स। तो रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन है वो मोस्टली लंग्स होते हैं, जैसा कि ह्यूमन बीइंग में होता है। अब क्या है कि एम्फीबिया यानी कि जैसे कि फ्रॉग, जो एम्फीबिया के एनिमल्स होते हैं उनमें रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स 3 टाइप के होते हैं, स्किन, लंग्स और बक्कोफारेंजियल। यानी कि फ्रॉग में रिस्पिरेटरी ऑर्गन क्या, फ्रॉग स्किन के द्वारा भी रिस्पिरेशन करता है और लंग्स के द्वारा भी करता है, और बक्कल फारेंजियल यानी कि बक्कोफारेंजियल रिस्पिरेशन भी पाया जाता है, यानी कि बक्कल कैविटी के द्वारा भी रिस्पिरेशन क्रिया होती है। तो इस तरीके से इनमें एम्फीबिया के जो एनिमल्स हैं उनमें 3 टाइप के रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आप सभी ने इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखा होगा और हम अगले वीडियो में इस लंग्स के बारे में डिटेल स्टडी के माध्यम से आपको विशेष जानकारी प्रोवाइड करेंगे। और इस वीडियो में क्या है कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि पूछा जाता है, पहले स्टेज में तो पूछा जाता है कि ब्रीथिंग रेट, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में किसी भी पर्सन या व्यक्ति का जो ब्रीथिंग रेट है वो कितना होता है। तो आप बता सकते हैं कि 16 to 18 यानी कि 16 से 18 बार व्यक्ति रिस्पिरेशन 1 मिनट में करता है। और कभी कभी पूछा जाता है कि एनारोबिक रिस्पिरेशन का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है। तो इसमें क्या है, इसमें जो ईस्ट के द्वारा तो इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, और इन बैक्टीरिया एंड मसल्स के द्वारा जब इसमें लैक्टिक एसिड होता है प्रोडक्शन। अब बात करते हैं, कभी कभी पूछा जाता है कि एरोबिक रिस्पिरेशन कहाँ होता है। तो आप जानते हैं कि एरोबिक रिस्पिरेशन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। एरोबिक और एनारोबिक में एक अंतर है कि एनारोबिक रिस्पिरेशन जो है वो तो बैक्टीरिया में, ईस्ट में पाया जाता है और मसल्स में भी होता है, लेकिन एरोबिक रिस्पिरेशन पूछा जाता है क्वेश्चन में स्पेशली कि बुक गिल्स के द्वारा रिस्पिरेशन किस एनिमल्स में होता है। तो बुक गिल्स के द्वारा जो रिस्पिरेशन है वो प्राण और लिमुलस जो क्रस्टेशिया के एनिमल हैं इनमें पाया जाता है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि रेप्टाइल का जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या है। तो रेप्टाइल का जो ऑर्गन है वो क्या है, लंग्स है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और पूछा जाता है कि किसमें क्या, एरोबिक और एनारोबिक रिस्पिरेशन में इन दोनों में से किसमें अधिक मात्रा में एनर्जी का उत्पादन होता है। तो आप बता सकते हैं कि एरोबिक रिस्पिरेशन में ऊर्जा का अधिक उत्पादन होता है, क्योंकि एरोबिक रिस्पिरेशन में एटीपी के 38 मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो आप इसके बारे में कमेंट जरूर करें और इसको शेयर करें और लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही, और अगला वीडियो हम जल्द ही आप सभी को प्रोवाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।